हेलो एंड वेलकम डियर आईसीएससी स्टूडेंट्स। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है आज हमने आफ्टरनून में मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज का पार्ट 1 अपलोड कर दिया था। आज हम लोग यहाँ पर आपके लिए पार्ट 2 लेकर आ चुके हैं आईसीएससी 10th विद शॉर्ट नोट्स। और आपकी इसकी नोट्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और कमेंट करना पड़ेगा। अगर आप लोग ये दोनों कर लेते हो तभी आपको नोट्स अवेलेबल हो पाएंगे, अदरवाइज नोट्स आपको अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। सो गाइस, यहाँ पर हम लोग पहले मैंने जैसा कि आपको पता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हमारे पास जो एनर्जी होता है बेसिकली उसके दो सोर्स होते हैं, कन्वेंशनल सोर्स होता है, एक नॉन कन्वेंशनल सोर्स होता है। अब कन्वेंशनल में बेसिकली हमारे पास आता है कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, थर्मल पावर, फायरवुड और हाइड्रो और न्यूक्लियर पावर। आई होप कि ये बात भी समझ में आएगी। और जो हमारे पास नॉन कन्वेंशनल सोर्स होता है उसमें आता है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी मतलब हाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, टाइडल एनर्जी। जो हमारा कन्वेंशनल सोर्स था इसको हमने पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया। अगर आपको पार्ट 1 देखना है तो आप उसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर देख लो। पहले पार्ट 1 देखो फिर पार्ट 2 देखो, आपको अच्छे समझ में आएगा। अब चलो यहाँ पर आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स पार्ट 2। सो गाइस, अब यहाँ पर हम लोग अपना करेंगे कन्वेंशनल सोर्सेस, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस का पार्ट 2। तो देखो, the energy source cannot be compensated once these are used as term of conventional energy source। मतलब कि कन्वेंशनल जो मतलब हमारे जो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स होते हैं उसको हम लोग दोबारा से यूज़ नहीं कर सकते। हम लोगों ने एक बार उसका यूज़ कर लिया है तो हम लोग उसको दोबारा से यूज़ नहीं कर पाएंगे। जैसे हमारा एग्जांपल आ गया कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आगे आता है। अब कन्वेंशनल सोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पर है, देखो कन्वेंशनल सोर्स पहली बात मैं आपको बता दूं, वेरी एक्सपेंसिव टू बी मेंटेन, दिस स्टोर्स एंड ट्रांसमिटेड। मतलब कि इसको हम लोग स्टोर करने में, ट्रांसपोर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, पॉल्यूशन कॉज करता है और एग्जॉस्टिबल होता है। आई होप आप सबको ये बात भी समझ में आई होगी। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर बेसिकली हमने ये देख लिया नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कोल के बारे में। सो ड्यूरिंग 17th century कोल एनर्जी बिकम द हार्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। मतलब 17वीं सदी की बात करें तो वहाँ पर हमारे पास जो कोल होता है तो उसकी बहुत ही ज़्यादा डिमांड थी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का। जैसे आदमी के जो शरीर होता है उसका बेसिकली मेन पार्ट होता है दिल, उसी तरह 17वीं शताब्दी में जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया था उसमें यही हाल कोल की थी। मतलब कोल की इतनी ज़्यादा डिमांड हो चुकी थी कि उस 17वीं शताब्दी में इसको बताया गया कि वो दिल था उस टाइम का। आगे लिखा हुआ इट इज बिकम द प्राइमरी सोर्सेस ऑफ एनर्जी फॉर हाउस होल्ड एंड इंडस्ट्रीज इन इक्वल मेजर। ओके, प्राइमरी सोर्स एनर्जी का चाहे घर में बात करें चाहे इंडस्ट्री में बात करें। आगे आता है पूरी दुनिया में चाहे जो मतलब 200 देश है उसमें से जितने मतलब मेरे हिसाब से क्या जियोग्राफी के हिसाब से अप्रोक्सीमेटली 195 या 196 कंट्रीज हैं, उसमें से इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कोल का। मतलब तीसरे नंबर पर इंडिया आता है जो सबसे ज़्यादा कोल प्रोड्यूस करता है। प्रोड्यूस करने का मतलब ये नहीं कि कहीं से निकालते हैं, मतलब जो हमारे पास माइंस होती है वहाँ से निकलता है। आगे देखते हैं। ओके, आगे लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल। कोल की डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पर है, तो अगर मैं आपको बताऊँ गोंडवाना कोलफील्ड, इसके नाम थोड़े से खतरनाक टाइप के हैं तो आपको इसको बेसिकली बहुत ध्यान से याद करना पड़ेगा। तो जो कोल का डिस्ट्रीब्यूशन वो कहाँ कहाँ पर है, गोंडवाना कोलफील्ड और टेरिटरी कोलफील्ड, टर्सरी कोलफील्ड एंड गोंडवाना कोलफील्ड। गाइस, अगर नाम में कोई प्रोनाउंसिएशन में आपको कोई कंफ्यूजन हो रही तो आप अपने आप से पढ़ लीजिएगा। जो मैं प्रोनाउंसिएशन करता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। आगे देखिए। ओके ओके ओके, अब यहाँ पर हम लोग इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन इन द सेंस ये कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, ध्यान से देखो। झारखंड 33.53% रिजर्व्स ऑफ कोल। अभी ये क्या लिखा हुआ है, आप बोलोगे यार ये क्या लिखा हुआ है, तो मैं आपको बताऊंगा इंडिया थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। उसमें से जो 33 मतलब 1/3% है वो झारखंड देता है। हमें झारखंड 1/3 देता है कोल का पूरे इंडिया में। कहाँ पर देता है, मतलब कहाँ कहाँ पर कोल पाया जाता है, झारिया, बोकारो, गिरिधि एंड करणपुरा। गाइस, ये नाम थोड़े खतरनाक है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, एक बार और देखते हैं। झारिया, बोकारो, गिरिधि एंड करणपुरा। आगे छत्तीसगढ़ में बात करें तो कोरबा में पाया जाता है। मध्य प्रदेश की बात करें तो सिंगरौली, सोलापुर, पंचवैली एंड शहडोल। आई होप सो कि ये बात भी समझ में आएगी। आगे वेस्ट बंगाल प्रोड्यूसेस 18% ऑफ द
इंडियाज कोल रानीगंज इज द ओके। जो वेस्ट बंगाल होता है, देखो हमारे इंडिया में 100% मान लो इंडिया के साथ बताऊं तो 100% में से 33.53% झारखंड देता है, बचा हुआ 18 मतलब बचा हुआ क्या रिमेनिंग जो 18% है वो कौन दे रहा है? वेस्ट बंगाल। कहाँ पर देता है, मतलब कहाँ पर वेस्ट बंगाल में पाया जाता है? रानीगंज। तो अगर आप लोग को ये आपको दिक्कत हो रही हो कि ये कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, तो आपको मैंने ऊपर मैप इसलिए पहले ही दे दिया। देखो मैं आपके लिए इतनी ज्यादा है मेहनत कर रहा हूँ, तो आपको उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो ऊपर देखो इसमें लिखा हुआ है कहाँ पर हमारे पास झारियो एंड बोकारो है, कहाँ पर रानीगंज है, कहाँ पर सिंगरौली है, कहाँ पर पेंच एंड कान्हा है। तो ये सब आप लोग ऊपर से देख सकते हो। आगे गोंडवाना कोलफील्ड्स और कहाँ कहाँ पर है? अगर बात करें महाराष्ट्र की तो वर्धा वैली। कहाँ पर? वर्धा वैली, महापारी, कपटी और उनरेर एंड चंद्रपुर। गाइस नाम बहुत ज्यादा टफ है, एक बार और हम लोग रिवाइज करते हैं। वर्धा वैली महाराष्ट्र में कहाँ कहाँ पाया जाता है? वर्धा वैली, महापारी, कपटी, उनरेर एंड चंद्रापुर। ओके, और ये आंध्र प्रदेश में भी पाया जाता है। आई होप सो कि ये बात भी समझ में होगी। अब टर्सरी कोलफील्ड की बात करें तो हमारे पास आता है रैसीन कश्मीर, मतलब कश्मीर में रैसी में टर्सरी कोलफील्ड पाई जाती है, और आसम में लखीमपुर, नामचिक इन अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में नामचिक एंड नागालैंड में बुरजन एंड ट्वेनसांग। एक बार और देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश में कहाँ पाया जाता है? नमचिक, नागालैंड में कहाँ पाया जाता है? बुरजन एंड ट्वेनसांग। अब आप सबको ये बात भी समझ में होगी। आगे देखते हैं बल्फक एंड दरंगिरी। बल्फक एंड दरंगिरी कहाँ पर है? ये मेघालय में पाया जाता है। और पालू इन राजस्थान एंड नई वेली। पालू एंड नई वेली कहाँ पर? राजस्थान। और नई वेली जियामकोंडा, मन्नरगुडी एंड वीरानम कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु में। आई होप सो कि ये बात समझ आएगी आप लोग। यहाँ पर नेम अच्छे से याद कर लो। ये जो मैंने नेम आपको दिए हैं बेसिकली हमारे सूत्रों के हिसाब से गूगल से पाए गए हैं, तो ये नेम गलत नहीं है। आगे देखो। ओके, अब इसके एडवांटेजेस क्या है भाई? कोई भी चीज है उसके कुछ एडवांटेज होंगे, कुछ डिसएडवांटेज होंगे, ये बात आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। देखो ओके, आई होप सो कि आप लोग ध्यान से देख पा रहे होंगे। सो गाइस देखो इसके कुछ एडवांटेजेस होंगे। तो अगर एडवांटेजेस की बात करें तो पहला, ये प्राइमरी एनर्जी सोर्स है, 30% एंड जनरेट 40% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका 30 और 40% इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में हेल्प करता है। दूसरा, अफोर्डेबल है, गांव के लोगों के लिए सस्ते प्राइस में अवेलेबल है। तीसरा, आसानी से हम लोग इसे जला सकते हैं, और ये क्लाइमेटिक कंडीशन पर डिपेंड नहीं करता है। मतलब अगर आप कोयला क्या क्लाइमेटिक कंडीशन पर डिपेंड करेगा? उसको जब मन आए जला लिया आपने, यूज कर लिया, सस्ता है, आप उसे खरीद सकते हो, और वो मतलब कि प्राइमरी सोर्स एनर्जी का। आगे, इट इज प्रोडक्ट कोल टार इज यूज्ड, फिनॉल, सोप डाइस, एस्पिरिन, फैब्रिक्स। मतलब जो कोल टार होता है उसका यूज हम लोग कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं? फिनॉल आई होप सो आप लोग जानते ही होंगे, सोप डाइस, एस्पिरिन, फैब्रिक्स, केमिकल्स etc। आगे, reduces dependencies on oil and is referred as the compared to nuclear। ओके, मतलब यहाँ पर जो है ऑयल क्या है? ऑयल हमारे पास ये कि क्या पता कुछ दिन बाद ना मिले, गायब हो जाए, मतलब खत्म हो जाए, एग्जिस्ट ही ना करे। तो इसके न्यूक्लियर एनर्जी कंपेयर में इसे हम लोग कोल को सेफ बोल सकते हैं। अभी देखो कुछ डिसएडवांटेज होंगे। हाँ मुझे पता है अगर कोई भी चीज का इन्वेंशन होता है तो पक्का ना पक्का उसका एक एडवांटेज होगा, एक डिसएडवांटेज होगा। तो देखो डिसएडवांटेज क्या है इसका? पहला, कोल को जलाओगे पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होगा। तो इन्वायरमेंटल इंपैक्ट है, बर्निंग कोल लिमिट्स हार्मफुल वेस्ट सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, भाई साहब बहुत खतरनाक गैस है, आर्सेनिक, एस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। आई होप आप ये बात समझ पा रहे होंगे, आपको इससे याद आ गई होगी कितनी खतरनाक गैस होती है। आगे लिखा हुआ कोल माइनिंग इंपैक्ट, मतलब कि अभी जहां पर कोल माइन किया जा रहा है वहां के जो जितने भी फॉरेस्ट होंगे उस सबको डिस्ट्रॉय कर देगा। मतलब इसका इफेक्ट ही बहुत बुरा होता है, ये इकोसिस्टम और पूरी बायोडाइवर्सिटी को भी इफेक्ट सकता है। आगे अगर बात करें तो बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर कोल माइन वुड डिस्ट्रॉय लैंडस्केप एंड इंक्रीज पॉपुलेशन। आई होप सो कि ये बात भी समझ आई होगी। आगे आता है माइनर हेल्थ, मतलब जो लोग मतलब अब देखो अब आप ये नहीं सोच पा रहे मशीन का यूज होता है, बट स्टिल जो मशीन का जो चलाता कौन है? मैन से चलाते हैं। अगर जहाँ पर मशीन का यूज नहीं होता है कोल को माइन करने के लिए, खोदने के लिए, वहां पर जो इसका कोल का बहुत बैड इफेक्ट होता है, मतलब हार्मफुल इफेक्ट होता है किस पर? जो लोग खोद रहे होते हैं या जो लोग वहां पर माइन कर रहे होते हैं। तो इससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? रेस्पिरेटरी डिसीजेस, लंग में कैंसर हो सकता है, ब्लैक लंग हो सकता है, और यहाँ पर आपको समझ सकते हैं इतने खतरनाक, मतलब इसके अगल बगल जो भी आएगा वो उसकी दिक्कत हो सकती है। आगे लिखा हुआ है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कोल डिपॉजिट्स आर डिप्लेटिंग फास्ट। आई होप सो कि ये बात भी समझ में आई होगी। आगे देखते हैं, अब बात करेंगे पेट्रोलियम की। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दो। आगे देखते हैं, द वर्ड पेट्रोलियम हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द टू लैटिन वर्ड्स पेट्रोल मीनिंग रॉक एंड ओलियम मीनिंग ऑयल। ओके, मतलब जो रॉक से मिलकर तेल बना होता है उसे हम लोग पेट्रोलियम बोलते हैं। तो पेट्रोलियम हमारे दो वर्ड से मिलकर बना होता है। पेट्रोल का मतलब होता है रॉक,
और ओलियम का मतलब होता है ऑयल। आगे देखते हैं, द पेट्रोलियम वो तेल है जो कि रॉक से ऑब्टेन किया जाता है, पर्टिकुलरली सेडिमेंट्री रॉक में पाया जाता है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड मिनरल ऑयल। इसीलिए हम लोग मिनरल ऑयल भी हम लोग इसे कहते हैं। तभी आप नीचे देख पाओगे यहाँ पर आपको एक कोई ऑयल दिख रहा होगा, लेकिन आपको पता है इतनी समय ऑयल की कीमत कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बाइक या कार का यूज़ ना करें, साइकिल से चले, आपके लिए सेफ रहेगा और आपके पैसे बचेंगे। आगे ओके, मेजर ऑयल रिफाइनरीज इन इंडिया। पेट्रोलियम की मेजर रिफाइनरीज कहाँ कहाँ पर है, तो मैं आप अगर स्टार्ट करूँगा यहाँ पर हम लोग जम्मू कश्मीर से, मतलब जम्मू कश्मीर के हम लोग बोल सकते हैं मनाली, भटिंडा, पानीपत, मथुरा, बिन्ना और वादीनार, जामनगर, कोयली, मुंबई, मंगलोर, कोची, नागापत्तिनम, चेन्नई, तकीपाटा, तटीपाका, विशाखापट्टनम, हल्दिया, कोलकाता, बरौनी, बीना, बोंगिया गांव, गुवाहाटी, डिगबोई, उमियम और यहाँ पर कोलकाता, हल्दिया। तो ये सब हमारे कुछ मेजर ऑयल रिफाइनरीज हैं। अभी मैं आपको आगे अच्छे से बताऊंगा। तो देखो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर है। जो ये तेल है इसको फर्स्ट बार कहाँ पर डिस्कवर किया गया था, माकुम में। कब डिस्कवर किया गया था, देखो ध्यान से सुनो बात को। जो जो हमारा पेट्रोलियम या ऑयल होता है उसको फर्स्ट बार कहाँ पर डिस्कवर किया गया था, माकुम में किया गया था। कब, 1867 में। कहाँ पर, आसम में। जो हमारा ऑयल होता है उसका पहली बार डिस्कवर किया गया था माकुम में। माकुम कहाँ पर है, उड़ीसा में। कब किया गया था, 1867 के आसपास। आगे, ऑफशोर सी एट मुंबई हाई बेसी बसीन एंड आलिया भट्ट। मतलब ये कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, मुंबई की बात करें तो ऑफशोर सी एट मुंबई, बसीन एंड आलिया भट्ट। आलिया भट्ट नहीं, आलिया भट्ट देख लो। और गुजरात में कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, अंकलेश्वर, कोयली, कलोल एंड नवागांव। ओके, नाइस नेम। आगे लिखा हुआ है और अदर कहाँ कहाँ पर, और कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, कोसांबर, महसाना, ढोलका एंड इमूजी। आगे अब यहाँ पर ऑनशोर ऑयल फील्ड्स, ऑनशोर और ऑफशोर ऑयल फील्ड्स है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें ऑनशोर ऑयल फील्ड्स की, तो ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाए जाते हैं। जैसे आसम में डिगबोई, नाहरकटिया, मरन, रुद्रसागर। भाई साहब नाम बहुत ज़्यादा खतरनाक है, नाहरकटिया, मरन और यहाँ पर रुद्रसागर। अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो यहाँ पर निगेरिया ऑयल फील्ड्स यहाँ पर नियर द खरसंगा इन तीरप डिस्ट्रिक्ट। और नागालैंड में कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, बोरबाला ऑन बॉर्डर बिटवीन नागालैंड आसम। आगे ऑनशोर में हम लोग कुछ और ऑयल फील्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर साउथर्न इंडिया की बात करें तो गोदावरी बेसिन पर और कावेरी बेसिन पर भी पाया जाता है। उपसों को आपको ये बात समझ में आई होगी। आगे देखते हैं और ऑनशोर ऑयल फील्ड्स इन वेस्टर्न इंडिया। वेस्टर्न इंडिया में कहाँ पर है, अंकलेश्वर, कालोल, नवागांव, कोसांबा, काथन, वेवेल एंड बरकोलिटी। ऑफशोर ऑयल फील्ड कहाँ पर है, मुंबई रीजन, मुंबई हाई रीजन आउट इन द अरेबियन सी पे है। और ऑयल माइनिंग स्टेट कौन कौन से, ऑयल को कौन कौन माइन करता है, मतलब कहाँ कहाँ से ऑयल पाया जाता है, महाराष्ट्र, मुंबई हाई, गुजरात, असम, तमिलनाडु एंड अरुणाचल प्रदेश। आगे अब इसका कुछ एडवांटेज होंगे, कुछ डिसएडवांटेज होंगे। ये बात आप सबको बहुत पहले से पता है। अगर कोई भी चीज़ डिस्कवर होती है तो ये कन्फर्म है कि उसका कुछ ना कुछ एडवांटेज होगा और कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज होगा। तो इसका हम लोग एडवांटेज देखेंगे। सो फॉसिल फ्यूल्स एक्यूमुलेट पोरस रॉक। ओके, मतलब ये जो हमारा फॉसिल फ्यूल्स बेसिकली हम लोग को पोरस रॉक में ही मिल जाएगा। एक्सट्रैक्टेड इजली विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इसको हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी के थ्रू। हाई डेंसिटी 1 किलोग्राम ऑफ बर्न ऑयल कैन जनरेट अप टू 100 किलो कैलोरीज। मतलब अगर हम लोग 1 किलोग्राम को बर्न करेंगे, 1 किलोग्राम बर्न करेंगे तो वहाँ पर हमको कितनी हीट मिलेगी, 10,000 किलो कैलोरीज। इट कैन बी एक्सट्रैक्टेड एट लो कॉस्ट, जिसको हम लोग लो कॉस्ट में भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। बस इसमें हम लोग क्या करेंगे, टेक्निकल को कम कर देंगे, टेक्निकली कम करेंगे और फिजिकल एफर्ट ज़्यादा डालेंगे। ओके, सोल्ड एट चीपर रेट्स कंपेयर टू द अदर सोर्स ऑफ एनर्जी, से हम लोग सस्ते रेट में बेचते हैं। ये कब की बात बताई जा रही है, 1860 की। आज कितने रुपए का हो गया है, अगर हम लोग बात करें पेट्रोल की या डीजल की बात करें तो 102 रुपये लीटर हो चुका है। तो ये बात अभी यहाँ पर इस टाइम के लिए लागू नहीं होगी। आगे देखते हैं डिसएडवांटेज ऑफ पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम की डिसएडवांटेज क्या होती है, ये लिमिटेड क्वांटिटी में है, इन्वायरमेंटल में पॉल्यूशन करता है, नॉन रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है और डिप्लेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लेड टू लिमिटेड सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम। अब मतलब इसका लिमिटेड सप्लाई ही है बस, इसीलिए महंगा हो गया। आगे आता है हमारे पास न्यूक्लियर पावर। देख लेते हैं ये भी कौन सी बला है, इसे भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। एट द कोर ऑफ ईच एटम देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सब पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन दैट आर हेल्ड टुगेदर। मतलब हम लोग बात करें किसी भी एटम में तो उसके जो हमारा सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब जो मैं बता रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन जो हमारे एटम के बाहर मतलब कि न्यूक्लियस के बाहर पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, जो कि 2 एक साथ रहते हैं। और न्यूक्लियर एनर्जी वो एनर्जी है जो कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन को होल्ड करती है। इसका यूज़ हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ करते हैं। इसका मेन रॉ मटेरियल मतलब एटॉमिक एनर्जी को जनरेट करने के लिए क्या क्या इसका रॉ मटेरियल, मतलब हम न्यूक्लियर एनर्जी की बात कर रहे हैं। न्यूक्लियर एनर्जी को अब कहीं ना कहीं से बनाया जाएगा, उसके लिए कौन सा रॉ मटेरियल होता है, यूरेनियम।
प्लूटोनियम, बेरिलियम एंड थोरियम। जो मैं अगर बात करूँ यूरेनियम का, इसको तो हम लोग यूज़ करते हैं हाइड्रोजन बम। ये जितनी भी चीज़ें आपने देखी ना, सब हाइड्रोजन बम और न्यूक्लियर बम बनाने में यूज़ करते हैं। आगे ओके 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 ओके, इट सीम्स गुड। आगे लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन। इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पर है? तो यूरेनियम कहाँ कहाँ पर पाया जाता है? यूरेनियम इज अवेलेबल इन द कॉपर बेल्ट ऑफ बिहार, अरावली रेंज एंड राजस्थान। मतलब कि बिहार में पाया जाता है और अरावली रेंज कहाँ पर? राजस्थान में पाया जाता है। द मोनेजाइट सैंड्स ऑन केरला ऑन केरला कॉस्ट थोरियम, और थोरियम डिपॉजिट इन इंडिया 50%। ओके ओके ओके, मतलब जो थोरियम होता है पूरे इंडिया का टोटल 50% इंडिया में पाया जाता है। मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियर पावर स्टेशन हैव बीन कंस्ट्रक्टेड नियर द सोर्स ऑफ वाटर बिकॉज इट रिक्वायर्ड फॉर कूलिंग पर्पस। मतलब कि जो हमारे न्यूक्लियर पावर स्टेशन होता है उसे हम लोग बेसिकली जहाँ पर नदी हो, तालाब हो या फिर कोई समुद्र हो या कोई लंबी सी नदी हो तो उसके अगल बगल बनाते हैं, क्योंकि हम लोग हमें कूलिंग पर्पस के लिए यूज होता है। आगे आगे आता है न्यूक्लियर पावर स्टेशन इंडिया में कहाँ कहाँ पर है। तो फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन वॉज डेवलप्ड इन तारापुर इन 1969। और कुछ अदर मतलब ये जो पहली बार जो प्लांट किया गया था वो कहाँ पर प्लांट किया गया? तारापुर इन 1969। किसके टाइम पे? पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे। और कुछ अदर भी है जैसे राणा प्रताप सागर इन कोटा, नरोरा इन यूपी एंड इन ककरापार नियर सूरत इन गुजरात, और रावत इन राजस्थान, कैगन कर्नाटक एंड कुंदन कुलम इन तमिलनाडु। हम लोग गाइस इसको जितनी तेजी से याद कर रहे हैं उतनी ही टाइम इसको बनाने में लगा था। तो आई होप आप सबको ये बात भी समझ पा रहे होंगे। आगे देखो, इसके कुछ एडवांटेज होंगे। सिंपल सी बात मैंने आपको बताई, किसी कुछ एडवांटेज होंगे, किसी कुछ डिसएडवांटेज होंगे। बात करें एडवांटेज का तो रिड्यूसेस डिपेंडेंसेस ऑन द फॉसिल फ्यूल्स एंड हेल्प इन रिड्यूसिंग पॉल्यूशन। मतलब ये हमारे पास जो ऑयल फॉसिल फ्यूल होते हैं उनसे डिपेंड, उनके ऊपर डिपेंड नहीं करता, और यहाँ पर इससे पॉल्यूशन भी कम होता है। इसमें लेस अमाउंट ऑफ फ्यूल रिक्वायर्ड होता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। और आगे बात करें कि ये नेचुरल डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचुरल एस्पेक्ट, मतलब कि क्लाइमेटिक कंडीशन में भी डिपेंड नहीं करता है। अल्टरनेटिव टू फॉसिल फ्यूल, मतलब हम लोग फॉसिल फ्यूल्स की जगह इसका यूज़ कर सकते हैं। आगे अब इसका कुछ डिसएडवांटेज होगा, ये बात आप सभी को पता है। तो डिसएडवांटेज की बात करें, यहाँ पर इन्वायरमेंटल फैक्ट है, मतलब कि जो यूरेनियम होता है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और डेंजरस एलिमेंट है। अगर जो लोग माइन कर रहे होंगे, जो पीपल्स माइन कर रहे होंगे, उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। रेडियो अगर हम लोग इसका वेस्ट भी निकालते हैं तो बहुत ही ज़्यादा हैजार्डस होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा कष्टदेयी होता है, क्योंकि उसका वेस्ट इतना खतरनाक होता है। उसमें यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम ये सब बहुत ही ज़्यादा रिएक्ट कर जाने वाले मिनरल या एटम है। न्यूक्लियर एक्सीडेंट कैन ओके, अगर न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो गया गलती से मतलब मान लो कुछ भी, अगर न्यूक्लियर से आप काम जाओगे, न्यूक्लियर बम जिस देश के ऊपर गिरता है, हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर, आप अभी भी देख पा रहे हो कि वहाँ के जो लोग होते हैं वो डिसेबल पैदा होते हैं, अभी भी प्रोड्यूस होते हैं डिसेबल। तो आप ये समझ सकते हो, अगर कहीं पर न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो जाए तो वहाँ पर आप नहीं समझ पाओगे। कहाँ पर हुआ था? चेरनोबिल एक्सीडेंट ऑन 26 अप्रैल 1983। सो गाइस आई होप सो कि आपको ये स्लाइड भी समझ में आ गई होगी। अब ये स्लाइड देखो, हाई कॉस्ट है इसका। ओके, आगे यूरेनियम इज फाइनाइट एंड एग्जिस्ट इन फ्यू कंट्रीज, मतलब ये जो यूरेनियम है ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ये कुछ ही कंट्री में पाया जाता है, और इसे हम लोग वेपन्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, वेपन बनाने के लिए। सो गाइस आई होप सो कि आप सभी को ये बात समझ में आएगी। प्लीज काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सुपर नॉलेज माइंड एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। वी विल मीट विद अनदर धमाकेदार चैप्टर, न्यू चैप्टर। सो गाइस उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और अगर आपको जो मैंने भी आपको इंटरेस्टिंग नोट्स दिखाए हैं, अगर आपको वो देखना है तो उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर कर देना। आप लोग दोनों प्रोसेस करते हो तभी आपको नोट्स अवेलेबल हो पाएंगे। सो गाइस वी विल मीट ऑन द अनदर धमाकेदार वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।